हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप लिया, समाजवाद के नाम से उसको चलाना शुरू किया कि हम कमाएंगे और आम जनता पर लगाएंगे। इस तरह से भारत ने अपनी विकास नीति पकड़ना शुरू किया। अगर आप उठाकर देखें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को, तो ये जो 5 ईयर प्लान है, असल में ये वाला जो मॉडल है ये हमने सोवियत रूस से ही कॉपी किया था। सोवियत रूस इसी तरह चला करता था, हम लोग भी उसी को कॉपी पेस्ट किए और चलना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब आते हैं भारत की विचारधारा क्या निकल कर आई। विचारधारा निकल कर आई, कंपनियों का विरोध करना है, नेचुरली अमेरिका का विरोध करना है। पाकिस्तान ने क्या सेलेक्ट किया? पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया कि हम अगर इंडिया विरोध कर रहा है तो उसके साथ हम जाएंगे, तो वो नेचुरली अमेरिका के साथ हो लिया। हमने साइकोलॉजिकल दिमाग में बिठा रखा था कि आम जनता को शासन देना है और जनता का इंटरफेरेंस रखना है, सोवियत रूस के हम हो लिए। सोवियत रूस का भारत में बढ़िया इंटरफेरेंस बढ़ने लगा। वो कोल्ड वॉर का टाइम था, शीत युद्ध का टाइम था। उस समय दुनिया भर के सारे कन्फ्लिक्ट इन दो देशों के बीच ही बटे हुए पाए जाते थे कि भाई या तो आप इस पक्ष में हैं या इस पक्ष में हैं। नेहरू जी ने कहा हम किसी पक्ष में नहीं है। हालांकि फिर याद रहे, हम ढल चुके थे साम्यवाद के साथ, हम अपने अंदर एक नेगेटिविटी ला चुके थे पूंजीवाद के खिलाफ, लेकिन फिर भी हम किसी पक्ष में ना जाते हुए अपना एक तीसरा धड़ा बना लिए जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम दिया गया, नॉन अलाइन मूवमेंट नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि हम ना तेरे में ना तेरे में, हम अपना समूह बनाएंगे जिसका उद्देश्य है कि हम किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ ना होने का नुकसान यह हुआ कि चीन हम पर जब आक्रमण किया तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि हमने कहा हम किसी के नहीं हैं। चीन ने कहा अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब तो तुम वो बच गए जिस पर हम हमला कर सकते हैं, और वही हमारे साथ हो गया। चलिए खैर, इस पर कभी और डिटेल में आएंगे। फिलहाल के लिए आज हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? 62 के बाद का भारत जैसे जैसे 65 के युद्ध में गया, 71 के युद्ध में गया, हम सोवियत रूस के बहुत नजदीक चले गए। सोवियत रूस हमारे हर मामले में अपना इंटरफेरेंस देने लगा और हमने लगने लगा कि 71 में और 65 में जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया था, हमारे साथ सोवियत रूस रहेगा। हमने भले ही अपने आप को कोल्ड वॉर के टाइम पर बांटा ना हो कि हम सोवियत रूस के साथ हैं, लेकिन पूरी दुनिया यह मानती थी कि भारत और सोवियत रूस मित्र हैं। आधिकारिक रूप से भारत ने कभी भी पक्ष किसी का नहीं लिया, लेकिन हमारे हर प्रयास में दिखता यह साफ था। इधर सोवियत रूस अपनी ही लड़ाई में उलझ गया। उलझ किस में गया? वो असल मायने में करप्शन, तानाशाही, भ्रष्टाचार, उन सब में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग पैसे वाले थे उन्होंने लोगों को ही बरगलाना शुरू कर दिया, और किसी ना किसी तरीके से साम्यवाद, अक्सर साम्यवाद दुनिया में कहीं सक्सेसफुल हो भी नहीं पाया। साम्यवाद की बहुत बड़ी कुरीतियों में यह है कि जो लोग उठकर इस तरह से आते हैं वो भविष्य में खुद इस तरह छा जाते हैं कि वो अब किसी और के हाथ में कंट्रोल नहीं देंगे। साम्यवाद आता सर्वहारा के माध्यम से है, लेकिन वो लोगों को अपना पंगु और गुलाम बना लेता है। कुछ ऐसा सोवियत रूस के साथ हो रहा था, और अमेरिका इस बात को तानाशाही तानाशाही कह करके काउंटर कर रहा था। चलिए साहब, 1991 में सोवियत रूस का पतन हो जाता है। सोवियत रूस 15 देशों में टूटता है और नया देश बनकर आता है सोवियत रूस। सोवियत संघ टूटा और सोवियत रूस नाम से एक नया देश बनकर आता है। जो रूस नाम से देश बना वो 15 में से एक था, यानी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के टूटने पर बना एक देश था। भारत के लिए वो कालखंड पूरी तरह से अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने जैसा था। 1991 में आईएमएफ का दबाव और भारत जब कर्ज में पड़ा, इसके चलते हमने अपनी नीति में तुरंत परिवर्तन किया और कहा कि हम खुल गए हैं। हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपना लिया है। आप कहते हैं प्राइवेट कंपनियां नहीं आ सकती, हम इनवाइट करने को तैयार हैं। लाइए, प्राइवेट कंपनियों को हमारे देश में भेजिए, और हमने पेप्सी, कोको कोला, जितनी भी तमाम मैकडी, बर्गर की जितनी भी कंपनियां हैं, इन सबको आने दिया। आ जाओ भाई, गूगल हो रही है सब, इन सबको जितनी परमिशन पहले थी उनसे ज्यादा परमिशन दे करके कि आ जाओ, क्योंकि हम बर्बाद हो चुके। हम सोवियत रूस के साथ बैठे थे, वो खुद बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें? तत्काल प्रभाव से नीति परिवर्तन हुआ, विदेशी निवेश आया, अमेरिका को हम अच्छे बाजार लगे और अमेरिका हमारे साथ हो लिया। लेकिन पुराने दिमाग में थॉट तो हमारे सोवियत रूस के समर्थन में ही थे। सोवियत रूस यानी सोवियत संघ भले ही टूटा हो, लेकिन 98 तक आते आते भारत के अंदर फिर से कुलबुलाहट कि हमको तो अपना बताना है, सिक्का जमाना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइन बनाकर चलना चाहते थे। हम तेरे में ना तेरे में, हम अपने में रहते हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे आगे रहेंगे। हमने इसी के चलते परमाणु परीक्षण कर लिया। परमाणु परीक्षण कर लिया तो जो अमेरिका ताजा ताजा हमारे साथ घुस रहा था, हम उसकी नीतियों के खिलाफ थे कि यार ये क्या कर दिया तुमने, परमाणु परीक्षण कर दिया।
अमेरिका फिर खिलाफ होकर बैठ गया। लेकिन तब तक हमारी लीडरशिप वो लीडरशिप थी जो सोवियत रूस के काल से प्रभावित लीडरशिप थी। उस लीडरशिप ने पूरी तरह से यह मान लिया कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आज से पहले कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब क्या बिगाड़ोगे। हुआ भी यही। बाद में अमेरिका को खुद ही भारत के साथ फिर न्यूट्रलाइज होना पड़ा। धीरे धीरे हमें 1-2-3 एग्रीमेंट दिया, तमाम तरह से अमेरिका फिर हमारे नजदीक आया। तो मैंने ये इतिहास आपको क्यों बताया? हमारा इतिहास आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि आज आपको फिर से यह देखने का वक्त आ चुका है कि भारत पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ रहा, भारत ने अपने मित्र बदले, भारत ने अपने मित्र बदले। देखिए, पाकिस्तान शुरुआत से लेकर अंत तक रूस के साथ कभी नहीं गया। रूस के साथ इमरान खान जाने का दुस्साहस किए थे, लेकिन इमरान खान आज तक जेल में पड़े हैं, उन्हें अमेरिका ने बाहर नहीं निकलने दिया। अमेरिका के साथ पाकिस्तान था, कभी अच्छे से तो कभी बुरे से, यह तो उसका इतिहास रहा है। बीच में हमने एंट्री करी पाकिस्तान रूस को छोड़कर, या कहिए रूस को साधते हुए उनके साथ जाने की। मध्यम मार्गी होने निकल पड़े। गौतम बुद्ध का जो देश है हमने मध्यम मार्ग अपनाया, थोड़ा तुमसे और थोड़ा तुमसे, हम साथ में रहेंगे और बीच में होने का लाभ उठाते रहेंगे। दोनों हमारे लिए झगड़ो, लेकिन झगड़ने वालों को यह लगने लगा कि यह खुद बड़ा बनने निकल रहा है, यह हमें काउंटर कर रहा है। हमसे छोटा था तब तक ठीक था, अब यह अपनी बातें रखने लगा है, दुनिया इसकी बातें सुनने लगे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भाई ये तो खुद एक पार्टी बन गया है। अब तक हम सोच रहे थे हम इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये तेजी से उठता हुआ आ रहा है। चलिए साहब, आज की स्थिति पर लौटते हैं। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने अपनी विदेश नीति में जो कालखंड जिया 1991 से लेकर 1998 तक का, फिर 98 से 2005 के बीच के बुश का कालखंड था, उस समय तक सब कुछ नॉर्मल होने का प्रयास होता रहा। फिर जब 2005 के बाद फिर से 1-2-3 एग्रीमेंट आया मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, हम थोड़ा सा फिर बदले और बदल करके अमेरिका प्रो अमेरिका होना शुरू हुए। बढ़िया देश ने ग्रोथ देखी, यूपीए के टाइम पर बढ़िया हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए, लगातार इन्वेस्टमेंट अमेरिका की तरफ से भारत के अंदर चलते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के मन में एक टीस जरूर थी कि हम रूस को छोड़ रहे हैं, अमेरिका के नजदीक जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान प्रेम में है। आज क्या हो रहा है? आज कुछ वैसा ही है कि आज अमेरिका फिर से पाकिस्तान के बारे में जैसे ही कोई लाइन बोलता है, हमारे अंदर एक कीड़ा कटने लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं ले लिए थे रास्ता। कौन सा रास्ता गलत नहीं ले लिए थे? रूस को हाशिए पे छोड़ने का और अमेरिका के साथ जाने का। हमारे साथ अमेरिका के साथ जाना मजबूरी थी या फिर हम मर्जी से गए थे? ये थॉट हम सबको खाने लगती है। खैर, इस थॉट पर अब आगे से आगे चलते हुए चलेंगे और आज की विषय वस्तु पर आएंगे कि मसला क्या है। लेकिन हाँ, एक जानकारी मैं यहां पर दे दूं, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है ना, उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आप चाहें तो एक काम बेहतर कर सकते हैं। मैंने पूरा इतिहास, अर्थशास्त्र डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपनी पाठशाला में। ये बहुत अल्टीमेट कंटेंट, आप इसे कंज्यूम करिए और डिटेल में आप चीजें समझने लगेंगे। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और रीडिंग करनी हो इन सब जानकारी की तो मेरे अपने नोट्स हैं, आप इन्हें घर मंगा सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। अब ताजा खबर पर आते हैं। आज क्या हम चर्चा कर रहे हैं उस पर लौटते हैं। तो असल मायने में हो क्या रहा है, जिस तरह से भारत के अंदर भारत की सेना ने अलग अलग कमांड बनाई हुई है। जैसे न्यू दिल्ली के अंदर एक वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, प्रयागराज के अंदर सेंट्रल एयर कमांड का है, शिलोंग के अंदर ईस्टर्न एयर कमांड का है। हमारी सेना, एयरफोर्स या नेवी, सबने अपने मतलब देश को सुरक्षा के हिसाब से अपने अपने भाग में बांटा हुआ है कि ये हमारे नेतृत्व में रहेगा, या फिर ये समझिए कि इस जगह कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी एक्शन की जरूरत पड़ती है तो कमांड यहीं से कमांड दे देगा कि चलो भाई ये एक्शन ले लो। कंट्रोलिंग सेंटर हमने बना लिए, इस तरह से समझिए। ठीक है साहब, दुनिया को अमेरिका ने आज भी बांटा हुआ है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, हम अपने देश को बांटकर चल रहे हैं कि हमारा इस क्षेत्र पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये होगा। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को ही ऐसे बांटा हुआ है। अपने द्वारा कुल 11 कमांड बनाई हुई हैं जो पूरे वर्ल्ड पर नियंत्रण करती हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या हम गुलाम हैं? अमेरिका की नजर में हां। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को अपने अधीन मानता है। वो ये मानता है कि ये सब मेरे ही तो गुलाम हैं।